नमस्कार विद्यार्थियों, मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय कीची आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके सामने मैंने जो है कुछ मुख्य बिंदु लिखा के हैं। यह मुख्य बिंदु है आधुनिक भारत के जो मुगल साम्राज्य के पतन है, उस मुगल साम्राज्य के पतन के शासक। इनमें आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि जब हम पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं तो इनमें मुगल साम्राज्य के शासकों की क्या भूमिका है। तो ये भूमिका जो है वो मैं आपको धीरे धीरे जो है मैं समझाऊंगा और निर्धारित करूंगा कि ये भूमिका क्या है। सबसे पहले आप मुगल साम्राज्य के पतन में ये देख रहे हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासक हमने लिखे हैं। इन उत्तरवर्ती मुगल शासक में पहला नाम आपके सामने बहादुर शाह है। बहादुर शाह जो इतिहास में पहले मुअज्जम या शाह आलम के नाम से भी जाना गया है। इस औरंगजेब के चार पुत्र हैं, एक मुअज्जम, एक आजम, एक कामबख्श, एक अकबर। और इनमें मुअज्जम जो है वो इतिहास में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ रहा है। विद्यार्थियों, इसके पश्चात बहादुर शाह जो है इसके भी चार पुत्र हैं जो इतिहास में जादा शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह के नाम से जाने गए हैं। इसके पश्चात जो है बहादुर शाह के पास बाद में गद्दी पर बैठ रहा है जादा शाह। इनका समय जो है वो पहले ही मैंने आपको बता रखा है। आज मैं इनका जो है वो विस्तृत रूप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इनका जो तिथि है उसके साथ में ये कौन गद्दी पर कब बैठ रही है आपको ध्यान में रहे। अजीमुशान, जादा शाह के बाद में अजीमुशान, रफीउशान, जहान शाह ये इसके भाई हैं। जादा शाह के बाद में गद्दी पर बैठ रहे हैं फर्रुख शाह, क्योंकि जहान शाह ने, जादा शाह ने रफीउशान, अजीमुशान और जो है जहान शाह की हत्या करके जो है वो गद्दी ली थी। तो इसीलिए जादा शाह के पश्चात इसीलिए विद्यार्थी जो है वो जादा शाह के पश्चात अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह गद्दी पर नहीं बैठे क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी। और जादा शाह के बाद में गद्दी पर फर्रुख शाह बैठा है जो कि अजीमुशान का पुत्र है। इसके पश्चात जो है फर्रुख शाह के बाद में गद्दी पर बैठ रहे हैं मोहम्मद शाह। इससे पहले जो है वह रफीउशान के दो पुत्र रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला भी गद्दी पर बैठे हैं, जो बहुत ही अल्पकालीन समय के लिए गद्दी पर बैठे हैं। और इसके पश्चात जो है वो मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ रहे हैं। मोहम्मद शाह के जो इतिहास में रोशन अख्तर के नाम से जाने गए हैं। और रोशन अख्तर जो है वह उसके पश्चात अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय और अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह द्वितीय। तब इनकी भूमिका क्या है? सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इतिहास में कुछ कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो इनमें से भी छोटे छोटे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बहादुर शाह जो है उसको किस उपनाम से जाना गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पहले के चार शासक हैं जिनमें नाम बहादुर शाह, जादा शाह, फर्रुख शाह और मोहम्मद शाह है, इन चारों के उपनाम जो है वो इतिहास में मिलते हैं। ये उपनाम मैं एक साथ यहाँ लिखता हूँ। पहला नंबर 7, इसका उपनाम है शाहे बेखबर। शाहे बेखबर। नंबर 8, इसीलिए मैंने इनके नंबर डाले हैं ताकि आप इनके नंबर से जो है वह इन्हें पहचान पाए। नंबर 8 जो इतिहास में जादा शाह के नाम से जाना गया है, इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख। नंबर 9 जो इतिहास में फर्रुख शाह है, इसे जो है घृणित कायर के नाम से जाना गया है। नंबर 10 मोहम्मद शाह, जिसे जो है रंगीला वंश के नाम
नाम से जाना गया है। तो यह जो है ये एरो लगाकर मैं जो है इनको आपको बता देता हूं। ठीक है, ये इन उपनाम से जाने गए। अब विद्यार्थियों इनकी भूमिका क्या है कि बहादुर शाह के लिए, क्योंकि हमें इनके पानीपत के तृतीय युद्ध में भूमिका को निर्धारित करना है, तो आपके सामने प्रश्न यह आएगा कि मराठा जो है वो मराठों के इस युद्ध में भूमिका को निर्धारित करते करते जो है हम मुगलों की बात क्यों कर रहे हैं? मुगलों की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उत्तराधिकार के संघर्ष में एक दूसरे से जो है वह लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और मराठों को जो है वो चौथ वसूल और सरदेश मुखी वसूल करने का उत्तरदायित्व दे रहे हैं। ये एक प्रकार के टैक्स है। चौथ 1/4 भाग, सरदेश मुखी 1/10 भाग, और ये टैक्स वसूल करने का जो है मराठों को उत्तर भारत में जो अधिकार दे रहे हैं, ये अधिकार के चलते उत्तर भारत के राज्यों पर मराठे अपना अधिकार समझ रहे हैं, और इसीलिए मराठों के पतन के पश्चात ये अधिकार पेशवा समझ रहे हैं, और पेशवा जो है वह नवोदित शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और आने वाले विदेशी आक्रमणकारी का सामना कर रहे हैं। ये मुख्य रीजन है। तो ये रीजन जो है वह जब तक आपके क्लियर नहीं होगा, जब तक आप जो है वह समझ नहीं पाएंगे कि मुगलों की दिल्ली के ऊपर जो है दिल्ली की गद्दी पर अवस्थित होने के पश्चात भी जो है वह क्यों जो है वो मराठा पानीपत के युद्ध में नादिर जो है अब अहमद शाह अब्दाली का सामना कर रहे हैं या पेशवा अहमद शाह अब्दाली का सामना कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य बात करते हैं। पहला कि बहादुर शाह की उपाधि के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है आजम, और जिसे शाह आलम भी कहा गया है। 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ रहा है, और मराठों और राजपूतों के साथ में इसने मैत्री नीति अपनाई है। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त किया। पहली बात, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर इसने समाप्त किया है। दूसरी बात, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तो एक नाम आपके सामने आया है कि सिख नेता बंदा बहादुर के साथ संघर्ष के दौरान बहादुर शाह की 1712 में मृत्यु हुई। इसका टाइम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। 1707 से 1712, 1712 से 1713, 1713 से 1719 और 1719 से 1748, 1748 से 1754। इनका समय भी आगे लिखते चलेंगे। फिलहाल जो है वो थर्ड तक आ रहा है। तो बंदा बहादुर ये कौन व्यक्ति है? ये व्यक्ति है जो कि सिखों के 10 गुरु जो हुए हैं, जिनमें नाम मिलते हैं गुरु नानक शाह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, हरकिशन, हरगोविंद, और उसके पश्चात गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। उसके पश्चात जब गुरु का पद गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया तो बंदा बहादुर जो है उन्होंने सिखों को संगठित करने का प्रयास किया था। इसी के चलते सिख जो है वो वहाँ पर पंजाब पर अपना जो है वो वर्चस्व पुनः स्थापित करने के लिए इसके नेतृत्व में जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका नाम यहाँ पर लेना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो कि पानीपत के 3rd युद्ध में संघर्ष करते हुए आ रहा है, वो पंजाब को सबसे पहले अपने कब्जे में लेगा, और पंजाब को कब्जे में लेने के पश्चात जो है वो पानीपत में पेशवाओं से या मराठों से संघर्ष करेगा। तो इसीलिए ये नाम लेना आवश्यक है। एक एक मैंने आपको पहले ही बोला है विद्यार्थियों कि एक एक कड़ी को हम जब खोल खोल कर और पढ़ते हुए चलेंगे
तो आपको पूरी हिस्ट्री एक कहानी के रूप में समझ में आएगी और आप हमेशा उसको याद रखेंगे। अन्यथा किताबों में इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि आप उनके नाम जो है वो रटते हुए जो है वो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा कैरेक्टर किससे कहाँ जुड़ा हुआ है और कौन सी घटनाएं कहाँ घटित हो रही है, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बंदा बहादुर से संघर्ष करते हुए बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में जो है बहादुर शाह का शव 1 महीने तक बिना दफनाए हुए पड़ा रहता है। इसके पुत्र इतने निर्लज्ज साबित होते हैं। इसके बाद में अगला है जहादार शाह। जहादार शाह का जो बहादुर शाह का पुत्र जहादार शाह अपने भाई अजीमुल शाह, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अजीमुल शाह, नजरुल शाह और जहान शाह की हत्या करके गद्दी ले लेते हैं और उसके पश्चात जो है वह गद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ हमने एक नाम लिखा है जुल्फिकार खान। ये जुल्फिकार का एक जो है ईरानी अमीर है, इसकी सहायता से जहादार शाह जो है वह गद्दी लेता है। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि ईरानी अमीर हम इसे बोल रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि मुगल सत्ता के अंदर ईरानी वर्चस्व जो है वह नहीं रहा, इसीलिए ईरानी और तुरानी जो वर्ग हैं वो अलग अलग वर्ग बने हुए थे। इन वर्गों में जिस वर्ग का जो है प्रभाव अधिक रहा, दूसरा वर्ग उसका विरोध कर रहा है। शक्तिशाली जुल्फिकार खान ने जहादार शाह को गद्दी पर बैठाया। ये जुल्फिकार खान औरंगजेब के वजीर असद खान का पुत्र था। जहादार शाह के समय से मुगल अमीरों का प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू हुआ और बादशाह अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गए। विद्यार्थियों, इसमें मेन बात केवल इतनी ही थी कि ये जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठ रहा है। जहादार शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य को भी हम इसी रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में हमने मुगल देखे हैं। और मराठों में भी हम जो है वो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन केवल अभी जो है एक बात करते हैं कि मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूली करने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। तो जहादार शाह ने एक गलती यह की है जो कि हम इधर दिखाएंगे। मराठों को दक्कन का एरिया हुआ हैदराबाद वाला, दक्कन में चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार दिया। ठीक है, और शर्त रखी कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है, ये एक पहली शुरुआत इसने की है, किसने? जहादार शाह ने, और मराठों का वर्चस्व इसने बढ़ाया है। जहादार शाह जो है वो अत्यधिक अनैतिक व्यक्ति था जो लाल कौर नाम की एक खेल के प्रभाव में आकर साम्राज्य में मनमानी करने लगा। जहादार शाह को अजीमुल शाह के पुत्र फर्रुख सिंह ने हिंदुस्तानी अमीर जहादार शाह को फर्रुख सिंह, जिसको गद्दी पर बैठा रहे हैं सैयद बंधु, जिनका नाम हमने लिखा है अब्दुल्ला दार हुसैन अली। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जहादार शाह को अजीमुल शाह के पुत्र फर्रुख सिंह ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु के सहयोग से अपदस्थ कर दिया और गद्दी जो है वो फर्रुख सिंह को दिलवा दी।
तो विद्यार्थियों अब जो है वह सैयद बंधु जो अब्दुल्ला का और हुसैन अली उसकी सहायता से फर्रुख सियर जो है वो गद्दी पर बैठेगा। अब फर्रुख सियर जो है वो गद्दी पर बैठ रहे हैं और जब गद्दी पर फर्रुख सियर बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें मनमानी जो है वह सैयद बंधु की चलेगी। क्यों? क्योंकि सैयद बंधु इसे गद्दी पर बैठा रहे हैं। तो फर्रुख सियर और जो को गद्दी दिलवाने में महती या बेहद जो है भूमिका निभाई है। सैयद बंधुओं ने साम्राज्य पर जो है अब उनको सूबेदारी के जो है वो पोस्ट पर बिठा दिया गया है। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे और इतिहास में इन्हें राजा बनाने वाले या किंग मेकर भी कहा गया है। फर्रुख सियर के बाद जो है असीम खां की जागीर जब्त कर ली और जुल्फिकार खां को फांसी दे दी। इन्होंने जुल्फिकार खां को फांसी दे दी ताकि साम्राज्य के अंदर जो है वर्चस्व इनका बना रहे। फर्रुख सियर ने तुरानी गुट के एक अमीर चिनकिलिज खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। उसे निजामुल मुल्क या खाने खाना की उपाधि भी दी। तो जो फर्रुख सियर है उसने तुरानी गुट के एक अमीर चिनकिलिज खां, यहाँ नाम लिखते हैं चिनकिलिज खां की पूरा है इसे जो है वह फर्रुख सियर के द्वारा वो दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की जा रही है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, मराठों को ऑलरेडी दक्कन में चौथ और स्वदेश मुक्ति वसूल करने का अधिकार दे दिया गया है और दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की गई है चिनकिलिज खां को, जो कि एक अमीर है। इसे निजामुल मुल्क या खाने खाना भी कहा गया है। चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क या खाने खाना, इन नामों से इसे जाने गए हैं। विद्यार्थियों एक विशेष भूमिका इसकी नियुक्ति की गई है। दक्कन के 6 सूबों, दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की। ठीक है, किसने? फर्रुख सियर ने। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार जो है इनके बीच में अब झगड़ा होने की संभावना बढ़ रही है। फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को दबाने के लिए जो है वो प्रयास किया और बंदा बहादुर को की निर्मम हत्या करवा दी। तो बंदा बहादुर की वजह से जहानार शाह जो बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी, वही बात कर रहे हैं कि अब जो है बंदा बहादुर की मृत्यु फर्रुख सियर ने करवाई है। यहाँ विशेष बात यह है कि फर्रुख सियर ने एक असाध्य रोग की चिकित्सा, फर्रुख सियर के एक असाध्य रोग की चिकित्सा अंग्रेज अधिकारी जिसका चिकित्सक का नाम है हेल्मिल्टन ने की, और ऐसा बताते हैं कि उसे पेचिस से संबंधित, पेचिस या पेट से संबंधित कोई रोग हो गया था। उसकी जो है उस असाध्य रोग की जो चिकित्सा एक अंग्रेज चिकित्सक जिसका नाम हेल्मिल्टन मिलता है, उन्होंने की और इससे प्रसन्न होकर
खुश होकर फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क दिए हुए जो है व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो इतिहासकार कहते हैं कि एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख सियर को एक असाध्य रोग की चिकित्सा की, जिसमें प्रसन्न होकर 1717 में असाध्य अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान की। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुख सियर ने बहुत बड़ी जो है मूर्खता का कार्य किया, और ये मूर्खता का कार्य यह है कि इन्होंने अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। घटना है 1717 ईस्वी की। विशेष बात यह है कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। विद्यार्थियों, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस घटना के चलते अंग्रेजों, इतिहास में इस घटना को दस्तक प्रथा भी कहा है कि अंग्रेजों ने अब यहाँ पर दस्तक दे दी है। तो ये घटना जो है वो घटना क्या है कि अंग्रेज जो है वो अब बिना सीमा शुल्क दिए यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो इससे अंग्रेजों को एक बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा, और ये मुनाफा जो है वो अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और ये प्रोत्साहन जो है वो आगे जाकर इंडिया को या यहाँ के शासकों को बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। दूसरी घटना कि अब फर्रुख सियर की जब हुसैन अली और अब्दुल्ला शाह से जो है वह झगड़ा हो गया, तो इसने जो है इनको जो है वो मनवाने की कोशिश की, और हुसैन अली और अब्दुल्ला शाह जो है उन्होंने इसका जो है इस स्थिति को भांप लिया, और इस स्थिति के चलते उन्होंने जो है वह फर्रुख सियर को भी अपदस्थ करना चाहा। विद्यार्थियों, अब एक महत्वपूर्ण घटना जो है वह पेशवा से संबंधित और है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज जो है वो इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है फर्रुख सियर का पेशवा या मराठों के साथ में क्या संबंध है, और ये घटना आगे चलकर पानीपत के युद्ध में किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ में पढ़ रहे हैं और इनको नोट्स के रूप में लिख रहे हैं। धन्यवाद।